वेलकम टू मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज में मैं वैसे जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स को आपसे अवगत कराऊंगा जो हर एक डेवलपर या प्रोग्रामर को पता होना चाहिए अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपना फ्यूचर वेब एप्लीकेशन की ओर ही देख रहे हैं। जनरेटर फंक्शन को कभी भी आप स्टॉप कर सकते हो और वहां से आप रिज्यूम भी कर सकते हो। एग्जांपल समझते हैं। तो फंक्शन स्टार लगा के आप इसको डिक्लेयर कर दो, ठीक है, जनरेटर फंक्शन को। अब नॉर्मल फंक्शन में जब आप रिटर्न लिखते हो तो क्या होता है कि रिटर्न लिखने के बाद कोड एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है, और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे सो फंक्शन स्टार जनरेटर फंक्शन लिए ईल्ड क्या करेगा, बेसिकली ईल्ड ही है जो कि पॉज या रिज्यूम करता है जनरेटर फंक्शन को। तो यहाँ ईल्ड 5 की है, यहाँ ईल्ड 56 की है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर फंक्शन लेके आप जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाए। फिर उसके बाद डॉट नेक्स्ट क्या करता है, डॉट नेक्स्ट बेसिकली दो प्रॉपर्टी देगा, वैल्यू और डन। वैल्यू देगा जो कि ईल्ड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5 किया है ईल्ड, तो वो वैल्यू दे देगा। और डन फॉल्स होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आगे का कोड बचा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ डन फॉल्स होगा। अगर कोड एग्जीक्यूशन हो जाता है यहाँ कंप्लीटली तो डन ट्रू होता है, ठीक है। अब आते हैं इटरेटर फंक्शन। तो इटरेटर फंक्शन में यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, देख सकते हो। फिर उसके बाद ईल्ड काउंट हुआ 0। अब यहाँ से लूप चला है 0 और 1, दो बार लूप चलेगा। उसके बाद ईल्ड काउंट प्लस प्लस होगा, यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि लूप एंड कर जाएगा। उसके बाद रिटर्न ईल्ड काउंट 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोर कर देंगे हम आई में, इटरेटर में। तो इटरेटर डॉट नेक्स्ट फर्स्ट टाइम क्या देगा, 0 और डन फॉल्स, जो कि यहाँ वाला 0। फिर आई डॉट नेक्स्ट किए तो 1 देगा, डन फॉल्स, जो कि यहाँ वाला 1 होगा, ठीक है। फिर आई डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इस पर क्या देगा, वैल्यू 2 देगा, जो कि ईल्ड काउंट होगा। और यहाँ रिटर्न आ गया है तो इसीलिए डन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोड नहीं है और कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। आइए समझते हैं कुछ कम्प्लेक्स वर्जन ऑफ जनरेटर फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की है अभी आप, ठीक है। अब 3 बार फंक्शन जनरेटर कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। तो पहला ऑब्जेक्ट बना। अब ये सो यहाँ आप देख सकते हो कि सेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, वैल्यू 5 वैल्यू 5। आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा कि ये सेम वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, पहला 5 होना चाहिए दूसरा 6, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक बार जब वो कॉल होगा फंक्शन इटरेटर तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिससे कारण नया ऑब्जेक्ट में डॉट नेक्स्ट लगाओगे तो वो हमेशा 5 ही डिस्प्ले करेगा। तो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन की है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करके फंक्शन जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के आई में स्टोर कर दिए। अब आई डॉट नेक्स्ट 3 बार देखिए कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ईल्ड 5 करेगा, ईल्ड 6 भी करेगा, और तीसरा में अनडिफाइंड करेगा क्योंकि रिटर्न आप नहीं दे रहे हो, और वैल्यू ट्रू हो जाएगा, डन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ देख सकते हो कि फिर से वो स्टोर किया एक नया ऑब्जेक्ट बना के जनरेटर। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कॉन्स्ट आइटम ऑफ आईटी, और उसमें फंक्शन लगा दिया डॉट नेक्स्ट। बट ऐसा नहीं होता है, आप ईच आइटम को नहीं कर सकते हो इस तरह से, वो एरर थ्रो कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्स्ट आइटम ऑफ आईटी लगाया है, लेकिन इस बार आइटम को ही डिस्प्ले कर रहा है, तो ऐसा कर सकते हो। तो इस केस में जो ईल्ड किया हुआ है 5 6 वो डिस्प्ले हो जाएगा 5 6। जावास्क्रिप्ट में सेट बेसिकली यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स होता है। वो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स कोई भी टाइप हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप, नंबर टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप। तो विक्सेट बेसिकली क्या है, विक्सेट भी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है, बट वो यूनिक एलिमेंट्स सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप होने चाहिए। और दूसरा चीज ये होता है कि विक्सेट में जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर में, वो बेसिकली लूजली हेल्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस नहीं मिला तो वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल था समझते हैं। तो यहाँ सेट लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर टाइप है सारे एरे में, तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा सेट के केस में। बट विक्सेट के केस में ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो ये नहीं होगा, एरर थ्रो होगा, क्योंकि यहाँ नंबर टाइप है, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब वो ऑब्जेक्ट को हम विक्सेट के अंदर डाल दिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो ये हो जाएगा, विक्सेट फॉर्म हो जाएगा। अब विक्सेट में हम चेक करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ है, तो ट्रू भेजेगा, ठीक है। तो विक्सेट आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ किए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्या किए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब तीसरा केस में हम यहाँ देखेंगे कि 3 फंक्शन होते हैं विक्सेट के अंदर, ऐड, हैश और डिलीट। ऐड का काम है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना, हैश का काम है जो एडेड ऑब्जेक्ट है उसको चेक करना, और डिलीट का क्या काम है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको वो डिलीट करना। अगर है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा डिलीट करने के बाद,
अगर नहीं है तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो विंडो को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद चेक कर रहा है विंडो है कि नहीं, हाँ है, फिर वो ऐड किया 6 को, बट ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये नंबर टाइप है तो एरर थ्रो करेगा। फिर डिलीट करेगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐड ही नहीं किया तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, डिलीट ही नहीं होगा। फिर विंडो का हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। और हैश क्या करेगा, विंडो को चेक करेगा, क्योंकि ये पहले ही डिलीट हम कर चुके हैं तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, फॉल्स भेजेगा क्योंकि ऑलरेडी वो डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे हैश विंडो में फॉल्स होगा। जावास्क्रिप्ट में मैप का यूज होता है की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए। जो की वैल्यू पेयर स्टोर होता है वो प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है। वीक मैप समझते हैं। वीक मैप क्या होता है, वो भी की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, बट की जो होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और जो वैल्यू जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो वीक मैप में ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको अगर आप रेफरेंस नहीं करोगे तो वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मैप लिया, ठीक है, मैप में सेट किया की वैल्यू, ये वैलिड है। वीक मैप लिया, वीक मैप में सेट करने के बाद एरर थ्रो करेगा क्योंकि की जो है वो स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वीक मैप क्रिएट किए, अब ऐड कर रहे हैं वीक मैप में ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ आप देख सकते हो की में ऑब्जेक्ट है और वैल्यू में भी ID 6 है, तो वैलिड है ये। अब आते हैं नया, तो वीक मैप आप देख सकते हो यहाँ क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट मेथड्स है, सेट मेथड्स है, हैश मेथड्स है, गेट मेथड्स है और डिलीट मेथड्स है। तो हैश मेथड की जो होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया है तो उसको चेक करेगा कि वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं, हाँ अवेलेबल है तो ट्रू हो जाएगा। गेट का यूज होता है फेच करने के लिए, जो आपने वैल्यू डाला है, ठीक है, उसको फेच करेगा थ्रू की, उसके लिए गेट लगाते हैं। डिलीट मतलब अगर अवेलेबल है अंदर वीक मैप के तो वो उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिलीट कर देगा डिलीट फंक्शन यूज करके, अगर नहीं है तो डिलीट नहीं कर पाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और हैश क्या करेगा, अगर अवेलेबल है तो ट्रू करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं इसीलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो ऑब्जेक्ट वीक मैप में, तो यहाँ फॉल्स किया। जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन कॉल करते हो तो कभी ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल होता है, तो उस वक्त आप मल्टीपल फंक्शन कॉल किए, पैरामीटर सेम दिए, तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, वो पूरा कंप्यूटेशन करेगा। तो इससे क्या होता है कि जब एक ही पैरामीटर आप पास कर रहे हो और बार बार फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा क्योंकि उतना वो कंप्यूटेशन कर रहा है। तो क्या होना चाहिए उसका सॉल्यूशन, तो मेमोराइजेशन कंसेप्ट आता है। ये बेसिकली टेक्निक है कैचिंग करने का। जब आप सेम पैरामीटर पास कर रहे हो, आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो मेमोराइजेशन क्या करेगा, जो उसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको वो कैच कर लेगा और वो चीज़ आप स्टोर कर लेगा दूसरा मेमोरी लोकेशन में। फिर जब सेम फंक्शन कॉल होगा सेम पैरामीटर, तब वो उस पर्टिकुलर कैच जहाँ पे वो स्टोर है वो उसको रिट्रीव कर लेगा और डिस्प्ले कर देगा। चलिए एग्जांपल में नोटिस करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बिना हम मेमोराइजेशन कंसेप्ट लगा के एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो फंक्शन डिक्लेरेशन किए, अब देख सकते हो यहाँ पे 4 बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो चारों बार फंक्शन कॉल में आप देख सकते हो 65 3 बार पास किए, ठीक है, पैरामीटर। अब 45 पैरामीटर एक बार पास किए, तो क्या होगा, यहाँ पे चारों फंक्शन कॉल होंगे तो 4 बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जिसमें कि एक्स्ट्रा कोड जो है, जिसमें कि बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर रिटर्न कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जिससे कारण क्या होगा, टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैचे ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस कैचे ऑब्जेक्ट में अगर सेम पैरामीटर वाला दूसरा कॉल हो रहा है फंक्शन, तो उस कैचे ऑब्जेक्ट में हम इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है, ताकि जब दोबारा जब वो फंक्शन कॉल हो इस सेम पैरामीटर, तो जहाँ पे वो मेमोरी एलोकेटेड है कैचे ऑब्जेक्ट, वहाँ से हम उसको रिट्रीव करके डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर देंगे, ठीक है, और ये हमको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। आइए जावास्क्रिप्ट में मेमोराइजेशन कैचिंग टेक्निक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल यहाँ कर रहे हैं सबमिट मेमो, फिर उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं एक फंक्शन को। तो यहाँ आप देखोगे कि बेसिकली ये क्लोजर का थोड़ा फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से रिटर्न जो फंक्शन करेगा वो स्टोर करेगा मेमो फंक्शन वायर में, ठीक है। अब बाद में उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो 20 लिया है पैरामीटर, दोनों सेम है दोनों फंक्शन कॉल में। तो आइए समझते हैं कैचिंग कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला जब फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या होगा,
और नंबर की उस पर्टिकुलर पैरामीटर को लेगा, ठीक है, और नंबर की कैचे ऑब्जेक्ट में चेक करेगा, जो कि अभी हम इनिशियलाइज ही किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा, जिसके कारण एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कंप्यूटर रिजल्ट मिलेगा जिसमें कि रिटर्न होगा नॉर्मल वैल्यू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जब ये मेमो फंक्शन फिर से जब कॉल होगा 20 पैरामीटर, तो उस समय क्या होता है, क्योंकि हम उस समय जब कंप्यूटर रिजल्ट करते हैं तो कैचे ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं वो रिजल्ट को, जिसके कारण यहाँ पे वो दिख जाएगा जब हम नंबर की डालेंगे। नंबर की वही है जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो, जिसके कारण क्या होगा कि ये रिटर्न कर जाएगा कैचे ऑब्जेक्ट। और ये कैचे ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर रहता है, किसी और मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कैचे वैल्यू हो जाएगा। अब आगे आप क्या देखोगे कि जितना बार आप कैचिंग करोगे पर्टिकुलर अगर सेम पैरामीटर हो रहा है, उतना बार नया मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ मेमोरी ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हाँ टाइम सेविंग हो रहा है क्योंकि जल्दी आपको रिजल्ट मिल जा रहा है कैचे का। जावास्क्रिप्ट पे आप मल्टीपल फंक्शंस कॉल करते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो मल्टीपल फंक्शंस कॉल करता है वो कौन करता है, वो एक ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो या फिर आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो मैनुअल। तो सवाल ये है कि हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उस कॉमन मेथड्स को कॉल करेगा। तो ये पॉसिबल है? हाँ है, ये पॉसिबल कॉल अप्लाई बाइंड मेथड के थ्रू होता है। तो समझते हैं पहले क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल मेथड सबसे पहले जानेंगे। तो ग्लोबल फंक्शन डिक्लेरेशन किए, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेगा, तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे लिखा गया, ग्लोबल फंक्शन डॉट कॉल किया है और पैरामीटर में ऑब्जे पास कर दिया है जो कि ओनर ऑब्जेक्ट है फिलहाल अभी। तो ये जो डिस डॉट s1 जो है ये किसको पॉइंट करेगा, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, उसी तरह अगर हम फिर से अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए और वहाँ कॉल obj2 कर दिए, ठीक है, तो ये डिस बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जो ऑब्जेक्ट 2 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि फंक्शन के साथ साथ डिस भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉल मेथड। तो ये हुआ पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल टू ऑब्जेक्ट सिनेरियो में क्या होगा, तो ये देखिए आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। अब एक ऑनर ऑब्जेक्ट लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें आईडी पास किए। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑनर ऑब्जेक्ट है ये इस मेथड को यूज कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, थ्रू कॉल मेथड ये करेगा। हम मेथड लेंगे अदर डॉट गेट आईडी, ठीक है, उसके बाद ऑनर स्पेसिफाई करेंगे कौन इसको कॉल करने वाला है इसमें फंक्शन को, फिर उसके बाद हम इसको इन्वोक कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा 6, ठीक है, आप देख सकते हो। कॉल मेथड के केस में यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में दो ऑब्जेक्ट है। तो ये आप पूछोगे कि ये डिस डॉट आई डी ये किसको पॉइंट करेगा, तो ये बेसिकली ऑनर ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि भले ही ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा गया है अदर ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि हम यहाँ कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स में ऑनर दे रहे हैं, तो डिस डॉट आई डी बेसिकली ऑनर को पॉइंट करेगा और आई डी का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे रिटर्न 6 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करता है कॉल मेथड, तो आप देख सकते हो कि अदर डॉट कॉल लगा के, ठीक है, अदर एक अलग फंक्शन हो गया, उसमें कॉल इन्वोक करके ऑनर स्पेसिफाई किया और उसके आगे फिर कॉमा देके हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स को यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स एज ए पैरामीटर यहाँ पास होगा और फिर बाद में हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ आप देख सकते हो डिस्प्ले कर देगा। अब आते हैं अप्लाई मेथड। तो कॉल और अप्लाई दोनों सेम मेथड होते हैं। एक्सेप्शन ये चीज़ है कि कॉल में जो आर्गुमेंट जो मल्टीपल दे रहे हो उसमें कॉमा देके देना पड़ता है सेपरेटली, लेकिन अप्लाई मेथड में आप देख सकते हो कि जब अप्लाई मेथड यूज हुआ है तो यहाँ पे ऑनर लगा के यहाँ एज ए एरे ले रहा है, वो जितने भी मल्टीपल आर्गुमेंट्स है उसको एज ए एरे ले रहा है और वो ऐसा पास होगा एज ए आर्गुमेंट्स पैरामीटर में यहाँ पे, और उसके बाद डिस्प्ले कर देगा सेम चीज जो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। जावास्क्रिप्ट में जब क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग आप करते हो, फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हो, तो एक टर्म यूज होता है जो कि बहुत यूज होता है, बाइंड मेथड। तो बाइंड मेथड क्या है, तो आइए समझते हैं बाइंड मेथड। तो बाइंड मेथड और कॉल मेथड दोनों सिमिलर होते हैं, बट बाइंड मेथड के केस में क्या होता है कि वो नया फंक्शन देगा, ठीक है, जब भी वो कॉल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ,
दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, बाइंड कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, अब फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ देख सकते हो, और ऑनर ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिए आर्गुमेंट्स में, और साथ ही में हम कॉमा देके पैरामीटर डाल दिए हैं। तो ये क्या करेगा, ये सो यहाँ क्लोजर का रूप ले रहा है थोड़ा, देखिए। तो यहाँ जो ये जो ऑन डिटेल फंक्शन है, ये एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा जिसका कि नाम है न्यू ओनर। वो न्यू ओनर में स्टोर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाइंड के केस में क्या करेंगे कि हम इसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, न्यू ओनर हम जब चाहे बाद में इसको इन्वोक करके हम रिटर्न कर सकते हैं ये वैल्यू, और ये डिस जो है वो पॉइंट करेगा ओनर ऑब्जेक्ट को। तो कॉल और बाइंड में यही डिफरेंस है कि जो कॉल होता है उसको हम तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं, अब बाइंड के केस में उसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिए फंक्शन को, अब बाद में उसको हम एग्जीक्यूट कर दिए। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते समय आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो सवाल ये है कि वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलता है। वो रिसोर्सेज बेसिकली वेब सर्वर से मिलता है। तो वेब सर्वर से हम वो रिसोर्सेज को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो एक मेथड है फेच मेथड, जो कि फेच एपीआई प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा, फेच करेगा और एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो फेच एपीआई का यूज होता है रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करने के लिए, रिसोर्सेज को सेंड करने के लिए, या फिर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिसोर्सेज है, उसको एज आर्गुमेंट लेके फेच किया, ओके। बाद में फिर हम उस पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हम एक आर्गुमेंट्स में लेके रिजल्ट को एक जेसन में कन्वर्ट किए, और उसके बाद फिर से नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसका रिजल्ट को हम यहाँ पे स्टोर करके फिर से हम कंसोल लॉग कर दिए, और ये एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप एसिंक अवेट देख लो। तो एसिंक अवेट के केस में अगर आप फेच का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे गेट इन्फो कॉल किया, रिसोर्स भेजा, रिसोर्स को वो एक्सेस किया यहाँ से अवेट लगा के, बाद में फिर स्टोर किया रिजल्ट फेच में। रिजल्ट फेच में स्टोर करने के बाद उसको वो जेसन में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, जेसन टेक्स्ट में। फिर उसके बाद ब्राउजर डिस्प्ले लगा के उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये XML HTTP रिक्वेस्ट को रिप्लेस करता है बेसिकली फेच एपीआई।